डियर स्टूडेंट्स, ई क्लास में आप सबों का स्वागत है। मैं डॉक्टर डी.के. गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, के.के.एम. कॉलेज जमुई, आज आपके लिए बीए पार्ट 2 ऑनर्स के थर्ड पेपर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के महत्वपूर्ण पाठ पर आधारित एक विशेष आलेख प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मुख्य लक्षण। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह भारतीय संविधान की आत्मा और कुंजी है। यह भारतीय शासन प्रणाली को स्पष्ट करती है, शासन के सिद्धांतों को प्रकट करती है, शासनकर्ताओं के दायित्वों का बोध कराती है तथा संविधान के संचालन में प्रकाश स्तंभ का कार्य करती है। अतः संक्षिप्त में हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान का निचोड़ एवं संक्षिप्त रूप है। इस प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट बनाना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर आधारित है। उनके इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान निर्मात्री सभा ने काफ़ी दिनों तक विचार विमर्श करने के बाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में अपना लिया तथा इसी प्रस्तावना के आधार पर संविधान निर्मात्री सभा ने भारतीय संविधान की रचना की। भारतीय संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2007 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। भारतीय संविधान की इस प्रस्तावना में 1976 ईस्वी के 42वें संशोधन द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। इसी प्रकार यह प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं माना जाता था, लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण अंग बताया। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में यह भी कहा कि चूंकि प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए इसमें संशोधन किया जा सकता है, किंतु इसके मूल या आधारभूत ढांचे को परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। प्रस्तावना के मुख्य लक्षण तथा विशेषताएं। भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण तथा विशेषताएं इस प्रकार परिलक्षित होते हैं। पहला, संविधान का स्रोत जनता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। पदावली से यह स्पष्ट है कि भारतीय संविधान का स्रोत भारत की जनता है और भारतीय जनता ने अपनी संप्रभु इच्छा को इस संविधान के माध्यम से व्यक्त किया है। दूसरा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द इस बात का द्योतक है कि भारत आंतरिक तथा वैदेशिक मामले में सार्वभौमिक
तथा पूरी तरह से स्वतंत्र है, यानी भारत आंतरिक और बाह्य दृष्टि से किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। भारत किसी के साथ किसी भी समय मित्रता और संधि नहीं कर सकता। किसी भी समय मित्रता और संधि नहीं कर सकता। तीसरा है समाजवाद। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द समाजवाद को 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया है। यह शब्द यानी समाजवाद शब्द यह संकेत करता है कि भारत के लोगों के बीच आर्थिक समानता और समान वितरण हो, अर्थात कमज़ोर वर्ग और कर्मकारों के जीवन स्तर को ऊंचा करना है और उनके लिए जन्म से मृत्यु तक सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देना है। चौथा, धर्मनिरपेक्ष। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया है। यह शब्द यानी धर्मनिरपेक्ष शब्द इस बात का द्योतक है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ कोई एक विशेष धर्म को राज्य धर्म के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। यहाँ सभी धर्मों को आदर किया जाता है, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाता है और सभी धर्मों को समान संरक्षण प्रदान किया जाता है। भारत की प्रत्येक जनता या नागरिक कोई भी धर्म को मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। पाँचवां, लोकतंत्रात्मक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द लोकतंत्रात्मक इस बात का द्योतक है कि भारत की सरकार की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है। लोकतंत्रात्मक सरकार जनता की, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा स्थापित सरकार है। इस प्रणाली में यानी लोकतांत्रिक प्रणाली में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि देश का शासन चलाते हैं और वे जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द लोकतंत्रात्मक का अर्थ सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र ही नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी है। छठा पॉइंट, गणराज्य। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द गणराज्य शब्द का मतलब है कि भारत में राष्ट्र का अध्यक्ष कोई वंशानुगत राजा नहीं अपितु निर्वाचित राष्ट्रपति होगा। सातवां पॉइंट, न्याय। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द न्याय का तात्पर्य राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय से है। संविधान की प्रस्तावना में न्याय के बारे में कहा गया है कि भारत की प्रत्येक जनता को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय मिलना चाहिए। राजनीतिक न्याय का अभिप्राय है कि राज्य के अंतर्गत समस्त नागरिकों को समान रूप से नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। सामाजिक न्याय से मतलब यह है कि मानव के बीच में जाति, वर्ग के आधार पर भेद न माना जाए और प्रत्येक नागरिक को उन्नति के समुचित अवसर सुलभ हो। आर्थिक न्याय से अभिप्राय है कि उत्पादन एवं वितरण के साधनों का न्यायोचित वितरण हो और धन संपदा का केवल कुछ ही हाथों में केंद्रीकरण न हो जाए। आर्थिक न्याय की प्राप्ति के लिए समुदाय की भौतिक संपत्ति का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो कि जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। आठवां पॉइंट, स्वतंत्रता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द स्वतंत्रता इस बात का द्योतक है कि राज्य प्रत्येक जनता को नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता तथा नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास हेतु स्वतंत्रता प्रदान करेगा। इसमें विचार, अभिव्यक्ति, भाषण, संघ बनाना आदि नागरिक स्वतंत्रताएं हैं। मतदान में भाग लेना, प्रतिनिधि को चुनना, निर्वाचन में खड़ा होना, सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति का अधिकार, सरकारी नीतियों की आलोचना करना आदि राजनीतिक स्वतंत्रताएं हैं। 9वां पॉइंट, समता।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द समता से अभिप्राय है कि अपने व्यक्तित्व के समुचित विकास के लिए प्रत्येक मनुष्य को समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए। धन, जाति, वंश के आधार पर मनुष्य में अंतर नहीं होना चाहिए। सभी नागरिकों को देश के शासन विधान में समान भाग मिलना चाहिए। लिंग, नस्ल अथवा संपत्ति के आधार पर राजनीतिक अधिकारों का निषेध नहीं होना चाहिए। समान योग्यता और समान श्रम के लिए वेतन भी समान होना चाहिए। एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य का अथवा एक वर्ग को दूसरे वर्ग का आर्थिक शोषण करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। 10वां पॉइंट, राष्ट्रीय एकता और अखंडता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द राष्ट्रीय एकता और अखंडता शब्द को 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा प्रस्ताव में जोड़ा गया है। इस शब्द का प्रयोग पृथकवादी प्रवृत्तियों को रोकने के लिए किया गया है। इस शब्द का तात्पर्य यह है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारतीय संघ के किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं होगा। यह शब्द भारतीयों को भारत की अखंडता के विरुद्ध कुछ भी कहने या ऐसा करने के लिए उत्प्रेरित करने से मना करता है। यह शब्द प्रत्येक भारतीय नागरिकों को कहता है कि भारत की एकता और अखंडता को हर समय हर परिस्थिति में अक्षुण्ण बनाए रखें। इस प्रकार उपयुक्त विवेचना से मालूम पड़ता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य वास्तविक रूप में भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाना है। इस प्रस्ताव में उल्लेखित बातों को ध्यान में रखकर ही भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाया जा सकता है। धन्यवाद।